Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, students. How are you all? I hope that all of you will be fine and in good condition. Today, students, we'll discuss about the respiratory disorder, that is asthma and lung cancer. In last lecture, we've started the respiratory disorders. We have discussed about bronchitis, emphysema, and pneumonia. Today we'll discuss about asthma and lung cancer. अस्थमा ये भी बहुत कॉमन जो है वो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है कि आपका जो ब्रोंकाई है, जो आपके रिस्पायरेटरी ट्रकिया के बाद आपका नेक्स्ट पार्ट जो हो गया 2 में डिवाइड हो जाता है, तो वो ब्रोंकस या ब्रोंकाई जो है वो आपका पार्ट आ जाता है। उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिस तरह के आप फेमिलियर हो विद द टर्म इन्फ्लेमेशन। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को बताया था इन्फ्लेमेशन एसोसिएटेड है विथ 3 वर्ड्स, दैट इज़ रेडनेस, स्वेलिंग एंड इचिंग। ठीक है, तो वो ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन हो जाती है और उसमें म्यूकस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, रेशा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है और इस तरह आपके वो जो ब्रोंकाई हैं वो नैरो हो जाते हैं, कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। ठीक है, दो फॉर्म्स होती हैं ना, एक कंस्ट्रिक्शन और एक डायलेशन। कंस्ट्रिक्शन आप इस तरह समझ लो, जिस तरह ये देखो आपको ये डायग्राम दिखाई हुई है अस्थमा की, इसमें ये ब्रोंकाई, आपको ब्रोंकाई के 2 साइड्स का आपको दिखाया हुआ है। इस साइड पे आप देखो, लेफ़्ट साइड पे ये नॉर्मल ब्रोंकस है। ठीक है, और ब्रोंकस इज़ द सिंगुलर फॉर्म ऑफ ब्रोंकाई। अगर डबल होगा तो उसको ब्रोंकाई कहेंगे, अगर सिंगल है तो वो ब्रोंकस। तो ये आपको नॉर्मल नज़र आ रहा है। ठीक है, जिस तरह पूरा ये टिब्यूलर, ये क्रॉस सेक्शन है ना, तो ये आपको टिब्यूलर फॉर्म में सही नज़र आ रहा है। तो कंस्ट्रिक्शन इसकी किस तरह, अगर कोई पेशेंट है अस्थमा का, तो उसका देखो आप ब्रोंकस किस तरह हुआ हुआ है, बिल्कुल कंस्ट्रिक्ट हुआ हुआ है। ठीक है, ये बिल्कुल जो है वो सिकुड़ जाता है, सिकुड़ना आप इसको कह सकते हो। ठीक है, ये बिल्कुल सिकुड़ जाता है। ठीक है, क्यों सिकुड़ता है? क्योंकि जो अस्थमा का पेशेंट होता है ना, तो वो उसके जो ये ब्रोंकस होता है ना, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। किस तरह सेंसिटिव हो जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल एयर में कोई डस्ट है, ठीक है, या पोलन्स आप कह सकते हो, या स्मोक है, या डिफरेंट और किस्म की स्मेल्स होती हैं, पेशेंट्स टू पेशेंट्स वेरी करता है। इट्स डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल एलर्जी। किसी को आपने देखा होगा, आप कहते हो इसको पोलन एलर्जी है, फलां को डस्ट एलर्जी है, तो ये उसकी थोड़ी स्फीयर फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे अस्थमा जो है वो उन एलर्जीज़ की स्फीयर फॉर्म है। इसमें भी जो है वो पेशेंट ये स्मोक, परफ्यूम, पोलन्स और इस तरह के जो एजेंट्स होते हैं, इन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। जैसे ये स्मोक फॉर एग्जांपल, अगर उसको वो स्मेल कर रहा है, इनहेल कर रहा है, तो उसके जो ब्रोंकाई होते हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं। तो जैसे ही वो इनहेल करता है तो वो डिफ़िकल्टी फेस करता है इन ब्रीथिंग, एयर उधर ही ट्रैप हो जाती है, तो वो इनहेलिंग एक्सहेलिंग में बहुत उसको डिफ़िकल्टी होती है, ओवरऑल ब्रीथिंग में उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। तो ये अस्थमा इट्स डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल एलर्जी, वो इतनी स्फीयर नहीं होती। ठीक है, तो इट्स अ स्फीयर फॉर्म। सिम्टम्स भी जो है वो पर्सन टू पर्सन, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। मोस्टली जो सिम्टम्स होते हैं वो जितने भी रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स हैं वो मिलते जुलते होते हैं, लेकिन कुछ मेन डिफरेंसेस होते हैं इसमें। वही शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस का फूलना। ठीक है, सांस का फूलना मोस्टली स्पेशली तब जब आप बहुत ज़्यादा कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हो, एक्सरसाइज कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो, एक्सर्शन होता है कोई भी काम, एक्टिविटी, थकने वाला काम जो आप कर रहे होते हो, तो वहाँ पे जो है वो आपको डिफ़िकल्टी फ़ेस होती है ब्रीथिंग में। या फिर रात के टाइम जब आप लेटते हो तो उस टाइम आपको डिफ़िकल्टी फ़ील होती है। उसके बाद एक और सिम्पटम इसका वीजिंग, पहले भी बताया था, विस्लिंग साउंड। जब वो पेशेंट ब्रीथ कर रहा होता है तो वो खर खर की जिस तरह वो आवाज़ें नहीं आती, तो उस तरह वीजिंग साउंड। ठीक है, कफ़ तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, सब में ही कॉमन है, कफ़ लाजमी होती है। उसके अलावा चेस्ट टाइटनेस, अब चेस्ट पेन और चेस्ट टाइटनेस, ठीक है, एक ही बात है। तो ये सारे जो है वो सिम्टम्स आ जाते हैं। सिम्टम मोस्टली सभी उसके सेम है, लेकिन जो मैं मोस्टली बीच का जो प्रोसेस होता है ना वो डिफरेंट। आप इसमें देखो, अभी डिफरेंट एलर्जीज़ का इसमें आ जाता है अस्थमा का। ठीक है, नमोनिया में हमने देखा था कि वो जो एल्वियोलाई होते हैं वो फिल हो जाते हैं पस से, और वो वहाँ पे जो डिफ़िकल्टी होती है गैसेस एक्सचेंज में। अब इसमें क्या होता है कि डिफरेंट जो
एजेंट्स होते हैं, एलर्जेंस उनको कहते हैं, ठीक है। वो अगर पेशेंट उसके सामने आते हैं या वो इनहेल कर रहा है तो उस टाइम जो है वो उसको डिफ़िकल्टी होती है ब्रीथिंग में। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? अगर किसी पेशेंट को अस्थमा है तो उसको जो है वो दिए जाते हैं इन्हेलर्स आप लोगों ने देखे होंगे, अगर आपकी कोई फैमिली में कोई है या आप किसी को जानते हो तो आप देखा होगा कि इन्हेलर्स होते हैं। वो मुंह में करके तो वो उसको प्रेस करते हैं ताकि वो मुंह के अंदर जाए, और पेशेंट वो उसका काम क्या होता है कि उसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं कि जब वो पेशेंट के रिस्पिरेटरी ट्रैक में जाते हैं तो वहाँ पे जाके जो ब्रोंकस कंस्ट्रिक्ट हुए हुए होते हैं ना, ठीक है, उन कंस्ट्रिक्टेड ब्रोंकस को खोलना, उनको डायलेट करना, ताकि पेशेंट ईजिली जो है वो इनहेल और एक्सहेल कर सके। तो मोस्टली यही इनहेलर्स ही जो है वो क्या कहते हैं इसका ट्रीटमेंट है, ठीक है। और सीवियर फॉर्म भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा अगर इन्हेलर्स का यूज़ नहीं कर रहा पेशेंट, बिल्कुल एहतियात नहीं कर रहा, इन एलर्जन से नहीं बच रहा, तो वो बहुत सीवियर कंडीशन भी आ सकती है, तो डेथ भी हो सकती है, ठीक है। अगर कोमॉर्बिडिटी की सिचुएशन है, अस्थमा के साथ साथ जो है वो और भी साथ वो उसको रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो गए हैं या और डिफरेंट डिजीज़ हो गई हैं, डायबिटीज़ है या और डिफरेंट सारी डिजीज़ हो गई हैं, तो वो जो है वो डेथ भी कॉज कर सकता है। अच्छा, सेकंड वन जो आज हमने डिस्कस करना है वो है लंग कैंसर। और सिंपली कैंसर की अगर हम बात करें तो कैंसर क्या होता है कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन। जब हमने माइटोसिस मियोसिस पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि डिफरेंट हमारी बॉडी के अंदर जब माइटोसिस हो रही होती है, नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट चेक पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो जब वो चेक पॉइंट्स काम करना छोड़ देते हैं ना, तो नंबर ऑफ़ सेल्स अनकंट्रोल्ड, उनको रोकने वाला कोई नहीं होता, ठीक है, वो इंक्रीज़ करते जाते हैं, ठीक है। आपको पता है कोई भी मैकेनिज़्म है उसको रोकना या उसको जब वो स्टार्ट होता है तो उसको रोकना भी जो है वो हमारी बॉडी का ही काम होता है, हमारी बॉडी के सेल्स का काम होता है, जिसको हम फीडबैक मैकेनिज़्म कहते हैं। तो वो सेल्स जो हैं, वो नंबर ऑफ़ सेल्स जो उसमें प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, वो जो है वो प्रोड्यूस होते रहते हैं, उनको रोकने वाला नहीं होता। चेक पॉइंट्स ख़राब हो जाते हैं तो वो कैंसर डेवलप हो जाता है, या हम उसको ट्यूमर भी कहते हैं। और ट्यूमर्स की भी आगे से डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। जब ट्यूमर अपनी ही जगह पे रहता है, ये भी आप पढ़ चुके हो, बेनिन ट्यूमर्स हम उसको कहते हैं। जब वो साथ वाले टिश्यूज़ को डैमेज करना शुरू कर देता है तो वो मैलेजेंट ट्यूमर कहलाता है। और जब वो साथ साथ उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं मेटास्टेसिस। जब वो डिज़ीज़ स्प्रेड होना शुरू हो जाती है तो उसको हम कहते हैं मेटास्टेसिस। तो लंग कैंसर, जब वो कैंसर, इसी तरह का कैंसर अनकंट्रोल नंबर ऑफ़ डिवीजन आपके लंग्स में स्टार्ट हो जाए तो उसको हम कहते हैं लंग कैंसर। और लंग कैंसर जो है वो बहुत कॉमन है, और तकरीबन वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें पूरी दुनिया में एनुअली 1.3 मिलियन जो है वो डेथ्स हो जाती हैं ड्यू टू लंग कैंसर। तो बहुत डेंजरस है, बहुत जो है वो कॉमन है लंग कैंसर। तो सिम्टम्स इसके क्या हैं? सेम वैसे ही जिस तरह के बाकी रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के हमने पढ़े, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफिंग, और मोस्टली कफिंग विद ब्लड। जब आप कफ़ करते हो तो कफ़ के साथ ब्लड भी आता है, तो इट्स सिम्टम ऑफ लंग कैंसर। साथ साथ वेट लॉस भी इसका सिम्टम है। वेट एकदम जो है वो इमीडिएटली आपका वेट जो है वो गिरना शुरू हो जाता है। और लंग कैंसर के कॉजेटिव एजेंट्स क्या हैं, क्यों लंग कैंसर जो है वो हो जाता है? पहली बात तो ये कि कार्सिनोजेंस होते हैं कैंसर कॉजिंग एजेंट्स। और ये कैंसर कॉजिंग एजेंट्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं? सिगरेट में बहुत ज़्यादा, जितने भी स्मोकर्स होते हैं ना, उनमें लंग कैंसर का लंग कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, क्योंकि उस स्मोक में, उस सिगरेट में कार्सिनोजेंस प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल एक कार्सिनोजेन की मैं आपको एग्जांपल दूँगी, उसमें होता है निकोटीन, ठीक है, तो वो कैंसर कॉजिंग एजेंट है, इट इज़ अ कार्सिनोजन। अगर आपको आ जाए कि कार्सिनोजन की कोई एग्जांपल दें तो निकोटीन इज़ एन एग्जांपल ऑफ कार्सिनोजन। तो ये जो कार्सिनोजेंस हैं ये कैंसर कॉजिंग एजेंट्स को कहते हैं, और सिगरेट में कैंसर कॉजिंग एजेंट्स प्रेजेंट होते हैं और वो लंग कैंसर कॉज कर सकते हैं। उसके अलावा
आयोनाइजिंग रेडिएशंस, डिफरेंट रेडिएशंस की वजह से भी हो जाता है। जिस तरह आपने सुना होगा कि मोबाइल क्या कहते हैं पास रख के नहीं सोना चाहिए, उसकी जो रेडिएशंस होती हैं वो कैंसर कॉज कर सकती हैं, ठीक है। तो इससे भी हो सकता है। उसके अलावा वायरल इन्फेक्शन, वायरसेस भी जो है वो लंग कैंसर कॉज कर सकते हैं। और ये भी मैंने आपको बताया कि स्मोकर्स में इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन स्मोकर। और सिगरेट के अंदर मैंने जिस तरह आपको एक एग्जांपल दी निकोटीन की, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ कार्सिनोजन। इसी तरह के 50 कार्सिनोजेंस हैं जो अभी तक नॉन हैं, जो सिगरेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और अभी ये नॉन है, ठीक है, मीन्स कि अभी और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो निकोटीन एक एग्जांपल है कार्सिनोजन की, आप ये याद कर सकते हो। और भी आप लोग सर्च करो कि सिगरेट में कौन कौन से कार्सिनोजेंस हैं, ठीक है। उसके अलावा एक तो ये सिगरेट स्मोकिंग करना ये लंग कैंसर का जो है वो कॉजेटिव एजेंट हो सकता है। उसके अलावा पैसिव स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग क्या होती है कि अगर कोई दूसरा बंदा जो है वो सिगरेट कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, और कोई उसके पास बैठा हुआ है, ठीक है, जो स्मोक नहीं कर रहा, तो उस दूसरे बंदे के स्मोक करने की वजह से भी वो स्मोक तो उसके अंदर जा रहा है, तो दिस इज़ द पैसिव स्मोकिंग। और इससे भी लंग कैंसर हो सकता है। और स्मोक जो जिस तरह सिगरेट को जलाते हैं, तो सिगरेट का जो ऊपर वाला एंड होता है ना, जहाँ से बर्न किया हुआ होता है, तो वहाँ से जो धुआं निकल रहा होता है वो मोर डेंजरस होता है एज़ कम्पेयर टू द ऑपोजिट एंड, ठीक है। तो ऑब्वियसली प्रिवेंशन इससे क्या होगी कि स्मोकिंग छोड़ दें, सिगरेट स्मोकिंग मोस्टली ये छोड़ दें, तभी जो है वो लंग कैंसर से जो है वो निजात पाई जा सकती है। और ये मुझे यहाँ एक और प्रिवेंशन ये भी है कि मीडिया के अंदर जो है वो एडवर्टाइजमेंट ना हो सिगरेट्स की। एडवर्टाइजमेंट तो नहीं होती, लेकिन मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा मूवीज़ में भी, ड्रामाज़ में भी ओपनली जो है वो सिगरेट पी रहे होते हैं, या और भी डिफरेंट काइंड्स के दिखा रहे होते हैं, अल्कोहल वगैरह, अल्कोहल ड्रिंकिंग वगैरह दिखा रहे होते हैं। तो हालांकि साथ लिखा हुआ होता है सिगरेट स्मोकिंग इज़ डेंजरस फॉर हेल्थ और इस तरह, लेकिन वो चीज़ बहुत बैड इम्पैक्ट डालती है। हालांकि साथ लिखा हुआ होता है, जो चीज़ जिस चीज़ से मना किया जाए ना, तो लोग वही करते हैं। तो उसके ऊपर हालांकि लिखा होता है कि सिगरेट स्मोकिंग इज़ डेंजरस फॉर हेल्थ और इंजरियस टू हेल्थ, लेकिन फिर भी जो है वो ये चीज़ हमारे माशरे में है, तो इसको जो है वो गौर करने की बात है कि ये क्यों है। और उसके अलावा कंपनी, ठीक है, कंपनी भी बहुत बैड इम्पैक्ट डालती है, ठीक है। तो इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। अच्छा जी, यही दो टॉपिक्स थे जो आज हमने डिस्कस करने थे, अस्थमा एंड लंग कैंसर। लास्ट मैंने आपको असाइनमेंट दी थी कि आप लोगों ने नंबर ऑफ़ पेशेंट्स इन पाकिस्तान डिटर्मिन करने हैं, तो अभी इनको भी साथ ही कर लें, अस्थमा को, लंग कैंसर को, इन सब के इकट्ठे आप एक टेबल बना लो, उसके नंबर ऑफ़ पेशेंट्स डिटर्मिन करो पाकिस्तान में कितने हैं, रीसेंट डेटा आप लोगों ने देखना है। और ये असाइनमेंट आप लोग जो आपका ग्रुप बना हुआ है उसमें आप सेंड कर दो मुझे, ठीक है। उसके अलावा एक और असाइनमेंट अभी जो मैं कह रही थी आप लोगों ने देखना, हाँ, सिगरेट के अंदर कार्सिनोजेंस जो होते हैं, एक तो मैंने आपको एग्जांपल दे दी निकोटीन, आप लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली 10 एग्जांपल्स ऑफ कार्सिनोजेंस प्रेजेंट इन सिगरेट, ठीक है, 10 एग्जांपल्स ऑफ कार्सिनोजेंस प्रेजेंट इन सिगरेट, एक ये आपकी असाइनमेंट है। और दूसरा आपने जो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स वाले मैंने आपको पहले ये 5 रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, इन 5 रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स के नंबर ऑफ़ पेशेंट्स करंट पेशेंट्स इन पाकिस्तान, ठीक है। करंट आपको नहीं मिलते तो आप रीसेंट डेटा ले लो, 18 का, 17 का, या इस तरह, ठीक है। एक ये आपने डिटर्मिन करना है, और दूसरा वही जो मैंने आपको बताया कार्सिनोजेंस वाला, ठीक है, कार्सिनोजेंस प्रेजेंट इन सिगरेट। ओके, दैट्स इट।